तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 1935 के अधिनियम की समीक्षा या उसका मूल्यांकन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो हम उसके दो पक्षों को तरफ ध्यान देते हैं। एक, उसके पॉजिटिव या सकारात्मक परिप्रेक्ष्य क्या रहे, और दूसरा उसका नेगेटिव यानी कि उसके नकारात्मक पक्ष क्या रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को हम आज देखने की कोशिश करेंगे 1935 के अधिनियम की समीक्षा के रूप में। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें कि 1935 के अधिनियम के अंदर पॉजिटिव बातें क्या रही हैं। तो पॉजिटिव बातें जानने से पहले एक थोड़ा सा रिकेप में कर लेता हूं, क्योंकि उन्हीं से जुड़ी हुई पॉजिटिव बातें हैं। 1935 के अधिनियम ने सबसे पहले तो हम कहते हैं कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को समाप्त किया और प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित किया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रांतीय स्वायत्तता में हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्र का जो नियंत्रण था, सेंट्रल का जो कंट्रोल, जो स्टेट के या जो प्रोविंसेस लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे, उसके ऊपर केंद्र के नियंत्रण को कम किया गया। और हम ये कह सकते हैं कि हर प्रांत को ये पूरी आजादी दी गई सैद्धांतिक तौर पर कि अपने प्रांतीय विषयों का संचालन वो खुद कर सके। तो एक ये बड़ा बदलाव 1935 के अधिनियम में आया, प्रांतों के अंदर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। फिर हम एक चीज ये और कह सकते हैं कि केंद्र और प्रांत दोनों स्तरों पर जो लेजिस्लेचर्स थे, जितनी भी विधायिकाएं थी, उनके नंबर्स को बढ़ाया गया। नंबर्स को बढ़ाया मतलब उनमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया। जनता का जो प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक, उसको बढ़ाया गया। और उससे उसका फायदा क्या हुआ कि भारतीयों का एक ज्यादा वर्ग, पहले की तुलना में एक बड़ा वर्ग जो है वो अब शासन के कार्यों में भाग लेने लगा। तो ये एक और बदलाव हम 1935 के अधिनियम से समझ सकते हैं। फिर तीसरी बात कि 1935 के अधिनियम ने उत्तरदायी शासन की स्थापना में अपना योगदान दिया था। उत्तरदायी शासन की स्थापना की अगर हम बात करें तो पहले हम प्रांतों की बात करते हैं कि जहां 1919 के अधिनियम में प्रांतों के अंदर आंशिक रूप से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित किया गया था, क्योंकि केवल हस्तांतरित विषयों पर भारतीय लोग काम कर रहे थे। तो ये जो आंशिक उत्तरदायित्व था प्रांतों में, 1935 के अधिनियम ने इसमें पूरा बदलाव किया और प्रांतों में पूरी तरह से उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से। और इसी तरह से दूसरे लेवल पे अगर हम देखें तो केंद्र में भी जब द्वैध शासन को स्थापित किया गया तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र में भी हस्तांतरित विषयों पर काम करने का जो दायित्व था, सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इंडियंस के द्वारा टेकल किए जा रहे थे। तो केंद्र में भी आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। कहने का मतलब भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक भागीदारी, जिम्मेदारीपूर्ण काम करने का दायित्व इस अधिनियम के माध्यम से देने का प्रयास किया गया। ये बड़े बड़े बदलाव जो 1935 के अधिनियम के माध्यम से हुए थे। अब इन्हीं बदलावों के आधार पर अगर हम ये कहें कि 1935 के अधिनियम के पॉजिटिव पक्ष क्या रहे, तो क्या ये अधिनियम सही था, तो हम सबसे पहले एक ब्रिटिश थिंकर की बात करते हैं, कूपलैंड। कूपलैंड ने क्या कहा था कि 1935 का जो अधिनियम है वो रचनात्मक राजनीतिक विचारों की महान सफलता है। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक एक शब्द में वजन है। कूपलैंड कहते हैं इट वॉज ए ग्रेट सक्सेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल आइडिया। रचनात्मक राजनीतिक विचार, रचनात्मक राजनीतिक विचार का मतलब यहां पर क्या है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी भी देना, भारतीयों को शासन के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी भी बनाना। ये दो विचार जो अभी तक नहीं थे, वो दो विचार इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय राज व्यवस्था में इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये रचनात्मक विचार थे और इनको कूपलैंड कहते हैं कि ये एक सक्सेस है, ग्रेट सक्सेस, क्योंकि अब से पहले 1935 से पहले ऐसा कोई प्रयास, विशेष उल्लेखनीय प्रयास नहीं हुआ था। लेकिन 1935 के अधिनियम ने इन प्रयासों के माध्यम से शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया और उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आए। इसीलिए कूपलैंड क्या कहते हैं कि इट वाज अ ग्रेट सक्सेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल आइडियाज। तो ग्रेट सक्सेस किन किन एस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं, उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम से
भारतीयों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिली, राजनीतिक प्रशिक्षण जिसको हम कहते हैं। राजनीतिक ट्रेनिंग के अंदर होता है क्या है? ट्रेनिंग शब्द का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम जिस काम को करने का अनुभव नहीं रखते हैं, जिस कार्य के बारे में जानकारी हमारी या तो नहीं है या कम है, जब उस कार्य को करने की जानकारी, नॉलेज हमको प्राप्त होता है और काम को करते करते जब हमें अनुभव प्राप्त होता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमें वो काम अच्छी तरह से अब आने लग गया है, हम उस काम को कर सकते हैं। और यही काम अगर हम राजनीतिक फील्ड में देखें तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। राजनीतिक विषयों का संचालन किस तरह से किया जाए, राजनीतिक विषयों पर किस तरह की समझ विकसित की जाए, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से नीतियां या पॉलिसीज फ्रेम की जाती है, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सब चीजें पॉलिटिकल फंक्शंस के तौर पर हम समझ सकते हैं। तो जब 1935 के अधिनियम ने शासन के अंदर भारतीयों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी। अब यानी कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों के अंदर पूरी तरह से कानून बनाने की जिम्मेदारी भारतीयों के पास आई। केंद्र में भी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की जिम्मेदारी भारतीयों के पास आई। प्रांतों की गवर्नेंस को भी रेस्पॉन्सिबल बनाया गया। केंद्र में भी कुछ हद तक द्वैध शासन के तहत ट्रांसफर सब्जेक्ट पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित करने की कोशिश की गई। इन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे केंद्र के लेजिस्लेचर में और प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर में, उनको ये दायित्व सौंपा गया कि आप अपनी समस्याओं को समझो और उनसे संबंधित पॉलिसीज ड्राफ्ट करो, मतलब कानून बनाने का दायित्व उनको दिया गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स को तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिली ही, लेकिन साथ ही साथ जो इंडियंस थे, आम भारतीय, उसमें से एक वर्ग जो वोटर था, हालांकि वो बहुत लिमिटेड वोटर्स थे, लेकिन उन वोटर्स को भी ये राइट दिया गया कि आप अपनी सरकार चुनो, अपने प्रतिनिधि चुनो, और वो प्रतिनिधि कैसे चुनना है ये आप खुद तय करो। तो न केवल जनप्रतिनिधियों को बल्कि वोटर्स को भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग, जो कि एक बड़ा नंबर था पहले की तुलना में, वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्राप्त हुई। तो ये हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बता सकते हैं 1935 के अधिनियम का, कि इसने भारतीयों के अंदर राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने का काम किया। दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ 1935 के अधिनियम ने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। हम लोगों ने 1919 का अधिनियम पढ़ा था। 1919 के अधिनियम में क्या था कि प्रांतों में जब द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर काम करने के लिए गवर्नर प्रांतों के लेजिस्लेचर से कहीं से भी मिनिस्टर्स चुन सकता था, किसी भी पार्टी के वो मेंबर हो सकते थे। इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी, उनके इंटरेस्ट अलग अलग थे, और इसी कारण से उनमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोऑर्डिनेशन का अभाव था। लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या हुआ, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, राजनीतिक सजातीयता की जो बात थी, वो राजनीतिक सजातीयता 1935 के अधिनियम ने स्थापित की। अब लेजिस्लेचर में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता था, उसी पार्टी को कैबिनेट बनाने का अधिकार था, यानी कि कैबिनेट के मंत्री उसी मेजोरिटी वाली पार्टी से होते थे। यानी कि उनकी आइडियोलॉजी भी सेम थी, उनकी पॉलिसीज भी सेम थी, उनके काम करने का तरीका, उनके टूल्स, उनके गोल्स, सब कुछ सिमिलर थे, और इसी कारण उनके बीच में एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना थी, वो भावना डेवलप हुई। तो एक तो ये कारण हम बता सकते हैं कि 1935 के अधिनियम ने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को उत्पन्न किया। और यहां तक कि प्रांतों के अंदर भी जब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, तो उस स्वायत्ता के आधार पर भी अब प्रांतों के सारे सब्जेक्ट्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके द्वारा कंडक्ट किए गए या उनके द्वारा संचालित किए गए। तो उनके अंदर भी एक जिम्मेदारी का भाव विकसित हुआ कि अब हमें अपने प्रांत को कैसे अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है, तो कैसे उसके लिए अच्छी नीतियों का निर्माण किया जाए। तो ये प्रांतीय स्वायत्ता ने भी एक तरह से प्रांतों के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने का काम किया। ये दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट। तीसरी बात हम लोग कहें तो वो है कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक कार्य। हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क या रचनात्मक कार्य का मतलब क्या है?
ऐसे नीतियां बनाना जो कि फ्रूटफुल हो, जिससे कि जनता को लाभ हो। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्शन हुए 1935 के अधिनियम के बाद, तो बहुत से प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस मेजोरिटी पार्टी के रूप में आई और कांग्रेस की सरकार बनी। तो जिन जिन प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस ने मेजोरिटी के बेस पर गवर्नमेंट बनाई, उन उन प्रोविंसेस के अंदर सरकार को किसी प्रकार का डर नहीं था कि उनको पद से हटा दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोल्ड स्टेप लेते हुए जो उनको सब्जेक्ट सौंपे गए थे प्रांतीय सूची के अंदर, उन सब्जेक्ट्स पर उन्होंने कई उपलब्धियों वाले कानून बनाए और उन कानूनों का लाभ जनता को दिलाने का प्रयास किया। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडियंस के द्वारा लॉ मेकिंग के क्षेत्र में या लॉ को एग्जीक्यूट करने के क्षेत्र में कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क 1935 के अधिनियम के माध्यम से हुआ। तो ये एक और उपलब्धि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में 1935 के अधिनियम की बता सकते हैं। एक आखिरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम बता सकते हैं वो है कि जो आत्मविश्वास था भारतीयों का, सेल्फ स्टीम जिसको कहते हैं, उसको जो मोराल था, उनका मनोबल था, वो मोराल और सेल्फ स्टीम दोनों इंक्रीज हुआ। किस सेंस में इंक्रीज हुआ? क्योंकि अभी तक 1935 तक शासन के कार्यों में, चाहे वो कानून बनाने से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो कानूनों के क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन का काम हो, चाहे वो अपनी गवर्नेंस पर कंट्रोल रखने का काम हो लेजिस्लेचर के अंदर, उन सब में भारतीयों की भागीदारी कम थी। भारतीयों को अधिकार बहुत कम दिए गए थे। लेकिन 1935 के अधिनियम ने न केवल भारतीयों को शासन में भाग लेने का अधिकार दिया, बल्कि कानून बनाने का भी राइट्स दिया और उनको एग्जीक्यूट करने का भी राइट्स दिया। ये बात और है कि उसके ऊपर गवर्नर और गवर्नर जनरल का कंट्रोल होता था, लेकिन एक लिमिट तक पहले की तुलना में भारतीयों को ये अधिकार बहुत अधिक प्राप्त हुए और इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीयों ने में अब ये भाव विकसित हुआ कि अब हम भी शासन का संचालन अपने स्तर पर, अपने अनुभव पर, अपनी ज्ञान पर, अपनी योग्यता के आधार पर कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ स्टीम और मोरल जो था इंडियंस का, वो बूस्ट हुआ और उसको बूस्ट करने के पीछे जो रीजन था वो 1935 के एक्ट के प्रावधान थे। तो ये चार मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम 1935 के अधिनियम के संदर्भ में बता सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये सकारात्मक परिणाम भारतीयों के संदर्भ में थे 1935 के अधिनियम में। अब हम बात करते हैं 1935 के अधिनियम में नकारात्मक बातें क्या थी, नेगेटिव एस्पेक्ट इसके क्या थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी भी, यानी कि प्रारंभ से ही भारतीयों के द्वारा जितने भी जो संगठन थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग या जितने भी जो विचारधाराएं थी, चाहे वो मॉडरेट्स विचारधारा हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा हो, चाहे वो रिवोल्यूशनरी विचारधारा हो, सबकी ये मांग थी कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन की निरंकुशता है, उस निरंकुशता में कमी आए, यानी कि मन मर्जी से जो शासन का संचालन ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जा रहा है, उसके अंदर कमी आए और भारतीयों की मांगों को सुना जाए, भारतीयों के हितों का ध्यान रखा जाए और भारतीयों की शासन में भागीदारी को बढ़ाया जाए। ये डिमांड निरंतर की जा रही थी भारतीयों के द्वारा। लेकिन और उसके बाद भी 1909 में, 1919 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसमें इन मांगों को कंसिडर नहीं किया गया। और जब 1935 का अधिनियम आया तब भी ये एक्सपेक्टेशन थी इंडियंस की कि हमारी डिमांड्स को कंसिडर करते हुए जो निरंकुशता है ब्रिटिश शासन की, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1935 के अधिनियम के बाद भी जो केंद्र के अंदर ब्रिटिश प्रशासन का मुखिया था वो गवर्नर जनरल था, और उस गवर्नर जनरल के माइंड में क्या था? ब्रिटिश इंटरेस्ट, ब्रिटिश एम्पायर के जो हित हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उनका कैसे संरक्षण किया जाए और उनका कैसे संवर्धन किया जाए, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा, प्रोटेक्ट करना और उनको फुलफिल करना, यही गवर्नर जनरल के माइंड में था। और इसीलिए जो भारतीय डिमांड्स थी और जो भारतीयों के इंटरेस्ट थे, उसको हमेशा इग्नोर करने का काम गवर्नर जनरल के द्वारा या ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किया गया। हम ये कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम के बाद भी गवर्नर जनरल के हाथ में कुछ अनलिमिटेड पावर्स, असीम शक्तियां थी
केंद्रीय स्तर पर, जो न केवल केंद्र के मामलों में बल्कि प्रांतों के मामलों में भी वो इंटरवीन करने का पावर रखता था। और इसी तरह से प्रांतों का जो हेड था, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, वो गवर्नर भी इसी निरंकुशता का प्रतीक था। उसके पास भी जो पावर्स थी वो प्रांतों के ऊपर सर्वोच्च पावर थी, यानी कि प्रांतों को भले ही स्वायत्ता दे दी गई, ऑटोनॉमी दे दी गई, लेकिन प्रांतों के विषयों पर नियंत्रण रखने का काम इस गवर्नर के पास था। वो चाहता तो प्रांतों की विधायिकाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था और कार्यपालिका को भी नियंत्रित कर सकता था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र में गवर्नर जनरल के पास असीम शक्तियां थी, उसी तरह से प्रांतों में भी गवर्नर के पास असीम शक्तियां थी, एक्सट्रीम पावर्स थे। और उन पावर्स के बेस पर हम क्या कह सकते हैं, केंद्र और प्रांत दोनों स्तर पर ब्रिटिश शासन की निरंकुशता बनी रही। फिर हम ये भी कह सकते हैं, चाहे वो केंद्र की कैबिनेट हो, सेंट्रल की कैबिनेट हो, चाहे वो प्रोविंसेस की कैबिनेट हो, दोनों ही जगह गवर्नर जनरल और गवर्नर को ये राइट था कि वो उनकी एडवाइस को नहीं माने या उनके निर्णय को रिवर्ट कर दे या उनके किसी विषय पर काम करने से उनको रोक दे या उनको उनके पद से बर्खास्त कर दे। यानी कि मंत्रिमंडल के सभी मेंबर्स पर केंद्र में किसका कंट्रोल था, गवर्नर जनरल का, और प्रांतों में किसका कंट्रोल था, गवर्नर का। तो जो शासन का एक महत्वपूर्ण अंग था मंत्रिमंडल, उसको जिसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन था, उनको विशेष राइट्स नहीं था क्योंकि उनके ऊपर गवर्नर और गवर्नर जनरल का कंट्रोल था। इसी तरह जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, चाहे वो सेंट्रल की लेजिस्लेचर हो चाहे वो प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर हो, दोनों ही जगह गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों का कंट्रोल था। अगर हम केंद्र की बात करें तो गवर्नर जनरल केंद्र की विधायिकाओं के विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता था या उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता था कि आपको इसी तरह के कानून बनाने हैं, या उनके द्वारा पारित विधेयकों को रिजेक्ट कर सकता था, या ब्रिटिश साम्राज्य के हित के नाम पर उन्हें सुरक्षित अपने पास विचाराधीन रख सकता था। और इसी तरह के अधिकार प्रांतों में गवर्नर के पास भी थे। यहां तक कि वो प्रांतीय विधायिकाओं के कार्य क्षेत्र के अंदर इंटरवीन करके ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते थे, अध्यादेश भी जारी कर सकते थे। तो ये जो पावर्स थे केंद्र में गवर्नर जनरल और प्रांतों के अंदर गवर्नर के पास, इसके माध्यम से हम कहते हैं कि 1935 के अधिनियम ने निरंकुश शासन की अवधारणा, जो एब्सोल्यूट गवर्नेंस थी, उस कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखा। ये उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट बता सकते हैं। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं कि जो विधानमंडल थे, लेजिस्लेचर, दोनों ही लेयर्स पर, चाहे वो हम केंद्र की बात करें चाहे प्रांतों की बात करें, 1935 के अधिनियम ने दिखावे के तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर तो विधानमंडलों को अधिकार दिए, लेकिन वो अधिकार उनके क्या थे, शक्तिहीन अधिकार थे। किस तरह से, पहले हम प्रांतों की बात करते हैं फिर हम केंद्र की बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रांतों को स्वायत्त किया गया, उनको ऑटोनॉमी दी गई। सभी प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का काम प्रांतीय विधानमंडलों को दिया गया, लेकिन उन प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार तो था, लेकिन उस पर मुहर, जो स्टैंप जिसको हम कहते हैं, उसको वैलिड बनाने का जो काम था वो प्रांतों में गवर्नर के पास था और इसी तरह से केंद्र में गवर्नर जनरल के पास था। तो कहने का मतलब कि कानून बनाने का अधिकार होने के बावजूद कई अवसर ऐसे आए जब गवर्नर और गवर्नर जनरल ने इन विधानमंडलों की शक्तियों को नियंत्रित किया। तो एक तो हम ये बात बता सकते हैं कि गवर्नर जनरल और गवर्नर का नियंत्रण बराबर था प्रांतीय सूची और केंद्रीय सूची के विषयों पर। इसीलिए कानून बनाने का अधिकार होते हुए भी वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाए। ये हम पहली बात बता सकते हैं, कैसे पावरलेस लेजिस्लेचर या शक्तिहीन विधानमंडल थे। दूसरी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव थी वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर वे में नहीं थी, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका का जो उत्तरदायित्व होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रॉपर वे में 1935 के अधिनियम में एस्टेब्लिश नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, हम बात करते हैं पहले केंद्र में डायरकी एस्टेब्लिश की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। डायरकी में जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे
उस पर गवर्नर और उसके जो 3 मेंबर्स हुआ करते थे वो जो केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? सम्राट के प्रति, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। तो यहाँ पर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में कमी आ गई। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो केंद्र के अंदर जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स का एग्जीक्यूटिव था गवर्नर जनरल के साथ, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर काम कर रहा था, वो भी किसके प्रति उत्तरदायी थे? वो गवर्नर जनरल के प्रति ज्यादा उत्तरदायी थे, ना कि जो सेंट्रल का जो फेडरल लेजिस्लेचर था उसके प्रति, क्योंकि गवर्नर का उनके ऊपर नियंत्रण था। इसीलिए हम लोगों ने डायरकी में देखा था कि किस तरह से पद पर बने रहने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए उनको गवर्नर जनरल की इच्छा की जरूरत पड़ती है। तो उसी कारण से गवर्नर जनरल का जो नियंत्रण था वो पूरी तरह से कार्यपालिका पर था, और व्यक्तिगत रूप से, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल के प्रति था। तो एक तरह से जो सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना थी वो केंद्र के अंदर हम लोग देखते हैं उतना विशेष रूप से नजर नहीं आता है। और इसी तरह से प्रांतों में भी जो गवर्नर था, जो कि प्रांतीय कार्यपालिका का मुखिया था, वो उत्तरदायी नहीं था। प्रांतों की जो मंत्रिमंडल थे वो भले ही अपने कार्यों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति रेस्पॉन्सिबल थे, लेकिन उसका जो हेड था गवर्नर, वो गवर्नर जनरल या ब्रिटिश एम्पायर के प्रति रेस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शक्तियां होते हुए भी कंट्रोलिंग पावर जो था वो कंट्रोलिंग पावर एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर्स का नहीं था। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, ये जो 1935 का एक्ट आया, इसको एक तरह से हम उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब शासन की व्यवस्था किस तरह से होगी, उसका संचालन किस तरह से होगा, उसका संगठन किस तरह से होगा, ये सारे प्रावधान 1935 के अधिनियम के अंदर किए गए। तो एक प्रकार का ये संविधान था उस समय का। इस संविधान में 1935 के अधिनियम में जो भी अमेंडमेंट करना होगा वो अमेंडमेंट करने का राइट्स केंद्रीय विधानमंडल के पास नहीं था, जिसको हम फेडरल लेजिस्लेचर कह रहे हैं। उस फेडरल लेजिस्लेचर को इस 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। वो केवल सुझाव दे सकती थी, उन सुझावों के अनुरूप बदलाव करना है या नहीं करना है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट तय करेगी, ब्रिटिश एम्पायर तय करेगा। तो एक तरह से संशोधन करने के अधिकार में भी नियंत्रण रखने का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया। तो हम कह सकते हैं कि विधानमंडल यहां पर भी शक्तिहीन थे। फिर हम अगली बात बताते हैं, जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स था सेंट्रल लेवल पर, हम लोग कहते हैं जो संघीय सूची थी, उस संघ सूची के अंदर जो 56 विषय रखे गए, उसके अंदर क्या था, 2 भागों में उनको डिवाइड किया गया था, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। तो ये जो विषयों का विभाजन था वो ना तो थ्योरेटिकली सही था और ना ही लॉजिकली सही था। जो सब्जेक्ट्स ब्रिटिश इंटरेस्ट के थे उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया, और जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए कम महत्वपूर्ण थे उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर डाल दिया गया। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डालने के बाद भी उन पर कंट्रोल गवर्नर जनरल का रखा, अंतिम नियंत्रण। तो ये जो विषयों का विभाजन हुआ, उस विषयों के विभाजन के कारण भी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी केंद्र के अंदर, वो उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर सकी। तो हम कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम ने जो विधानमंडल जिस तरह से बनाए, उन विधानमंडलों को जो शक्तियां सौंपी वो सैद्धांतिक तौर पर तो सही नजर आ सकती हैं, लेकिन व्यवहार में हम कह सकते हैं कि वो उतना प्रभावी नहीं थी। एक तरह से पावरलेस लेजिस्लेचर का प्रबंध 1935 का अधिनियम करता है। तो ये हम अगली बात यहां पर बता सकते हैं। तीसरी नकारात्मक या नेगेटिव जो पक्ष हमें इसके सामने नजर आता है वो है इनएडिक्वेट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अपर्याप्त प्रांतीय स्वायत्तता। देखो, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई वो बहुत अच्छी बात थी। हमने अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी देखा था कि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्त बनाने का प्रयास किया। प्रांतीय सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का जिम्मा किसको सौंपा गया? जो प्रांतीय विधायिकाएं थी उनको सौंपा गया, और उन प्रांतीय विधायिकाएं जो कानून बनाएगी उनको काम करने का दायित्व जो प्रांतों के मंत्रिमंडल थे उनको सौंपा गया। ये मंत्रिमंडल कहां से आता था? प्रांतों की विधायिकाओं में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही इस मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता था। तो कहने का मतलब 1935 के अधिनियम ने
प्रांतीय स्वायत्ता के नाम पर प्रांतीय विधायिका और प्रांतीय मंत्रिमंडल यानी कि प्रांतों की व्यवस्थापिका और प्रांतीय कार्यपालिका को अधिकार तो सौंपे, लेकिन वो अधिकार पर्याप्त नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि प्रांतों के अंदर उनका बॉस बैठा हुआ था और वो बॉस था गवर्नर, जिसका नियंत्रण विधायिका के ऊपर भी था और जिसका नियंत्रण मंत्रिमंडल के ऊपर भी था। कैसे था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी कानून बनेगा उस पर मुहर लगाने का काम गवर्नर का होगा, लेकिन गवर्नर उसको रिजेक्ट भी कर सकता था, अपने अनुसार मॉडिफाई भी करवा सकता था, चाहता तो उन विषयों को रद्द भी कर सकता था। इसी प्रकार से मंत्रियों के ऊपर भी नियंत्रण जो था वो गवर्नर का था। तो कहने का मतलब प्रांतों को स्वायत्तता तो प्रदान की गई सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन एक हाथ से देने के बाद दूसरे हाथ से वापस राइट्स ले लिए, क्योंकि गवर्नर को उन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं रियलिटी क्या थी। रियलिटी ये थी कि प्रांतों को अधिकार होने के बावजूद जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे लेजिस्लेचर के अंदर वो, और जो मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री थे वो अधिकांश तौर पर पपेट्स या कठपुतली बनकर रह गए। किसके हाथों की? जो प्रांतों का हेड था गवर्नर, उसके हाथों की। तो ये प्रांतीय स्वायत्ता का जो प्रावधान था, अगर गवर्नर को इतनी शक्तियां नहीं दी जाती तो ये शायद ज्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन गवर्नर को जो कंट्रोलिंग पावर दिया गया उसके कारण हम कह सकते हैं कि प्रांतीय स्वायत्ता या जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो इफेक्टिव नहीं थी, वो इनएडिक्वेट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। फिर अगली बात हम लोग करते हैं, जो आपको पता है कि 1935 के अधिनियम ने ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा था, प्रोविजन, कि जितनी भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, देशी रियासतें, और जितने भी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, उन सबको मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। और इस अखिल भारतीय संघ को बनाने में देशी रियासतों की इच्छाओं को सम्मान दिया गया है ना। तो लेकिन जब इस अखिल भारतीय संघ का प्रावधान 1935 के अधिनियम ने किया, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको बनाने में जो योजना, जो प्लान रखा गया वो दोषपूर्ण था, फॉल्टी फेडरल सिस्टम था। कैसे? कि इकाइयों की इच्छा, इसको महत्व नहीं दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, 11 प्रांत 1935 के अधिनियम में थे, उन लोगों से नहीं पूछा गया कि आप संघ में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। ये कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत तो अनिवार्य रूप से इस संघ का हिस्सा होंगे। तो इकाइयों की इच्छा को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। ये पहला इसके संघ निर्माण में जो दोष था वो हम बता सकते हैं। दूसरी बात, ये इस फेडरल सिस्टम को बनाने में ड्यूअल पैरामीटर्स, जो दोहरे मापदंड थे, उनको अपनाया गया। दोहरे मापदंड कैसे? कि एक तरफ तो ब्रिटिश प्रांतों को यह कहा गया कि वो अनिवार्य रूप से इस फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन प्रिंसली स्टेट्स को यह कहा गया कि आपकी इच्छा पे ये निर्भर करता है कि आप इसमें शामिल हो या नहीं हो। तो ये प्रिंसली स्टेट्स को तो उनकी इच्छा पे छोड़ दिया, लेकिन ब्रिटिश प्रांतों को जो है वो अनिवार्य रूप से मैंडेटरी किया गया उनके लिए कि आपको शामिल होना ही है। तो ये ड्यूअल पैरामीटर्स थे जिसके बेस पर ये फेडरल स्ट्रक्चर बनाने का प्रोविजन 1935 के एक्ट ने किया। तीसरी बात, ये जो रिप्रेजेंटेशन था असेंबलीज के अंदर, हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर नहीं था। प्रॉपर नहीं था का मतलब कि जो केंद्र की व्यवस्थापिका थी, चाहे हम उसमें लोअर हाउस की बात करें चाहे अपर हाउस की बात करें, लोअर हाउस के अंदर जो मिनिस्टर्स थे वो कुछ तो ब्रिटिश प्रांतों, लोअर हाउस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कुछ तो ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आ रहे थे और कुछ प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आ रहे थे। तो ये नॉमिनेशन और इलेक्शन का जो प्रोविजन था, उससे जो रिप्रेजेंटेशन चुनकर आ रहे थे वो दोनों अलग अलग तरह से आ रहे थे। तो होना क्या चाहिए था, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक ही तरीके से होना चाहिए था, लेकिन दोनों हाउस के अंदर, सेंट्रल लेवल पर, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों हाउस में उन मेंबर्स के इलेक्शन का तरीका अलग अलग था। तो ये एक और हम बात यहां पर बता सकते हैं।
दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट्स थी, सपोज करो कि जो प्रोविजन इन्होंने रखा 1935 के एक्ट में ब्रिटिश एम्पायर ने कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। आप लोग भारत में भी जानते हो, आप लोगों ने अमेरिका में भी पढ़ा है, हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस जो होता है वो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, इकाइयों को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है, जो सीनेट वहां पर अपर हाउस है, वहां पर हर यूनिट से 2 मेंबर आते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। चाहे कोई स्टेट, अमेरिका की फेडरल स्ट्रक्चर का कोई स्टेट, चाहे पॉपुलेशन वाइज छोटा बड़ा हो या ज्योग्राफिकली छोटा बड़ा हो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सीनेट के अंदर। तो तो यूनिट्स को रिप्रेजेंटेशन इक्वली होना चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं जो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात 1935 का ऐड करता है, तो उसमें ऐसा कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन यूनिट्स को प्रदान नहीं किया गया। तो ये भी एक दोषपूर्ण व्यवस्था हम बता सकते हैं। फिर एक आखिरी बात यहाँ पर हम और कर सकते हैं कि आप लोगों ने कल पढ़ा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको उनके सामने एक कंडीशन रखी थी। कंडीशन क्या थी कि आपको अगर इस ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होना है तो हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, उस पर आपको सिग्नेचर करना होगा। तो उसके अंदर एक क्लॉज क्या था कि सुप्रीमेसी हमारी रहेगी लेकिन आपका वजूद भी बना रहेगा। मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें ये जितने भी सामंत फ्यूडल स्ट्रक्चर था वो मेंटेन रहेगा, लेकिन लॉज जो हैं वो ब्रिटिश लॉज इफेक्ट में रहेंगे। तो एक साथ ये 2 पैरामीटर्स जो उन्होंने अपनाए कि ब्रिटिश रूल भी रहेगा और फ्यूडल स्ट्रक्चर भी रहेगा, एक साथ ये 2 चीजें संभव नहीं है। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने 1935 में ये एक मिक्स्ड सिस्टम, मिश्रित व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। तो हम कह सकते हैं इन आधारों पर ये जो फेडरल सिस्टम स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई वो दोषपूर्ण था, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर अगली आखिरी 2 बातें और हम इसमें बता सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तृतता प्रदान की, उसको व्यापक बनाया, कॉम्प्रिहेंसिव बनाया था। कम्युनल इलेक्टोरेट मेथड्स को हम लोगों ने देखा कि कैसे जो केंद्र की व्यवस्थापिका थी और कैसे जो प्रांतों की व्यवस्थापिका थी, उसके अंदर धर्म के नाम पर मुस्लिम्स, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, तो इनके बेस पर उन्होंने सीटों को रिजर्व करने की कोशिश की। और इसके पीछे उनको उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश का उद्देश्य था कि भारतीयों में फूट डाल दो। उनकी जो यूनिटी थी वो यूनिटी जो नेशनल मूवमेंट को मोबिलिटी प्रदान कर रही थी, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन गतिशील हो रहा था। भारतीयों की एकता के आधार पर उस एकता को ही यदि खंडित कर दिया जाए तो ये राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा और ब्रिटिश शासन जो है वो बिना बाधा के स्मूथली कंडक्ट किया जा सकेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? भारतीयों में डिवाइडेशन कर दो, उनमें विभाजन उत्पन्न करो, और उत्पादन करने के लिए क्या करो? विभाजन उत्पन्न करने के लिए धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दो ताकि वो आपस में ही लड़ाने लग जाए। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी वो 1935 के अधिनियम में भी कंटिन्यू रखी गई, और इसका दुष्परिणाम हम लोग देख सकते हैं कि भारतीयों के अंदर एक प्रकार का जो आपस में, जिसे हम लोगों ने देखा है, चाहे वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, चाहे वो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हो, या दूसरी जितनी भी विचारधाराओं के नेतृत्व हो, उनके बीच में कुछ न कुछ अविश्वास उत्पन्न हुआ, उनके संबंधों में कटुता आई, कहीं ना कहीं कुछ एग्रेसिवनेस भी उत्पन्न हुआ। हम लोग कह सकते हैं कि उनके बीच में नॉन कोऑपरेशन का भाव भी डेवलप हुआ। तो जो उद्देश्य ब्रिटिश एम्पायर का था वो उद्देश्य कुछ हद तक इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने पूरा किया, जो कि भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। तो ये एक अगला हम नेगेटिव एस्पेक्ट 1935 के अधिनियम का बता सकते हैं। एक आखिरी जो नकारात्मक पक्ष हम 1935 के अधिनियम में देखते हैं वो है लिमिटेड वोटिंग राइट्स, सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार के महत्व इसलिए है क्योंकि हम बात करते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में यदि हम उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कोई भी राज्य व्यवस्था सफल तभी हो सकती है जब उसके अंदर सभी लोगों की भागीदारी हो, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और उसके लिए जरूरी क्या है कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जितने भी एडल्ट लोग हैं उन सबको अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट्स होना चाहिए।
लेकिन 1935 के अधिनियम ने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को पूरी तरह से इग्नोर किया और उन्होंने मतदान का अधिकार तो दिया, लेकिन किन किन लोगों को दिया, वो बहुत ही लिमिटेड था। जो पैसे वाले थे या जो एजुकेटेड लोग थे या जो टैक्स पेयर थे, जो टैक्सेस दे रहे थे, तो ऐसे लोगों को ये वोटिंग राइट्स दिया गया, तो लिमिटेड वोटिंग राइट्स था। तो हम लोग आगे अगली बात क्या कह सकते हैं, ये जो वोटिंग राइट्स जिन लोगों के पास था, जो वोटर्स थे, वो वोटर्स जो डाइवर्सिटी थी आम लोगों के बीच में, उस डाइवर्सिटी की हर क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, पहली बात। और दूसरी बात, जनता की जो अंदर अलग अलग क्लासेस थे, डाइवर्सिटी वाले ग्रुप्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये लिमिटेड वोटर्स नहीं चुन रहे थे। तो ये जो लिमिटेड वोटिंग का जो राइट था, वो राइट भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट हम बता सकते हैं 1935 के अधिनियम का।